हाय एवरीवन, आज का मेरा वीडियो क्लास 11th के न्यू रिलीज्ड टर्म वाइज सिलेबस पर है। और जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली सीबीएसई ने अपना सिलेबस चेंज करा है, सो उसके रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आ रही थी। सो ये वीडियो उसी पर मैंने बनाया है। अब आप एक बात समझें, अगर आप पेंटिंग के स्टूडेंट हैं या कमर्शियल आर्ट्स के, इवन अगर आपने अप्लाइड आर्ट ऑप्ट करा है या फिर ग्राफिक्स, तो सबका थ्योरी का सिलेबस सेम है। प्रैक्टिकल्स आप लोगों के डेफिनेटली अलग हैं, वो हम इस सिलेबस के एंड में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी पार्ट फर्स्ट, जो सबका सेम है। सो सबसे पहले जो आपका सिलेबस बुक में है उसको सीबीएसई ने इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 आपका 15 मार्क्स, जिसमें से यूनिट 1 for 8 marks and unit 2 for 7 marks, and then unit 3rd again for 8 marks and unit 4 7 marks. So total 15 marks term 1, 15 marks term 2. अब यूनिट 1 में आपका जो चैप्टर है दैट इज़ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स एंड आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस। यूनिट 2 बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट। इन टर्म 2, first unit is temple sculptures and second unit is bronzes and artistic aspects of Indo-Islamic architecture. अब इनमें से कौन से पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स इंक्लूडेड हैं और कौन से निकाल दिए गए हैं, ये हम अब डिटेल में देखते हैं। टर्म 1, यूनिट 1 प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग इंट्रोडक्शन, देन पीरियड एंड लोकेशन, एंड देन वन पेंटिंग इज देयर दैट इज विजिट्स डांस फ्रॉम भीमबेटका केव। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका भी आपको पीरियड एंड लोकेशन करना है एंड द मेन सेंटर्स। उसके बाद जो आर्ट पीसेस हैं वो है, फर्स्ट है डांसिंग गर्ल, सेकंड है मील टोरसो, थर्ड है मदर गॉडेस, फोर्थ है बुल सील और फिफ्थ है अर्दनवेयर। ये पांचों के पांचों आपकी बुक में गिवन है। सो ये 5 आर्ट पीसेस इंडस वैली सिविलाइजेशन में हैं। Now comes to the unit 2, Buddhist, Jain and Hindu art, 3rd century BC to 8th century AD। हालांकि ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ कवर किया है, बट उस अकॉर्डिंग स्कल्पचर्स या पेंटिंग्स उतने ज़्यादा नहीं हैं इंक्लूडेड आपके सिलेबस में। जस्ट 4 स्कल्पचर्स आर देयर, जिनमें से है लायन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ, चौरी बेयरर फ्रॉम दीदारगंज, सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा माउंट एंड जैन तीर्थंकर। And a brief introduction about Mauryan, Shunga, Kushan and Gupta period। ये briefly आपको इन सब का टाइम पीरियड और किस टाइम पीरियड में कौन सा स्कल्पचर बना है ये डिटेल आपको पता होना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट चैप्टर जो इंक्लूडेड है दैट इज़ द अजंता केव्स। अजंता केव का पीरियड, नंबर ऑफ केव्स, एंड देन चैत्य एंड विहारा, मतलब टाइप्स ऑफ केव्स। एंड हेयर दे हैव मेंशन्ड पेंटिंग एंड स्कल्पचर, बट इसके आगे पेंटिंग एंड स्कल्पचर कोई मेंशन नहीं है। मतलब दे हैव रिटन हेयर, बट अर्लियर बोधिसत्व पद्मपानी वॉज देयर, बट इस टाइम पे वो भी एक्सक्लूड कर दी गई है पेंटिंग। बट फॉर रेफरेंस सेक इट्स माय सजेशन कि आप वो पेंटिंग पढ़ लीजिएगा, बट एज सच सिलेबस में नहीं है और आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता, टेक्निक एंड करेक्टरिस्टिक्स आप कर लीजिएगा अजंता के। Term 2. Term 2 includes temple sculpture, bronzes and artistic aspects of Indo-Islamic architecture, जिसमें सबसे पहले introduction to temple sculpture and study and the appreciation of the following temple sculptures. First one is Descent of Ganga, second is Trimurati, third is Lakshmi Narayana and fourth is Cymbal Player, फिफ्थ वन इज़ मदर एंड चाइल्ड। सो ये 5 स्कल्पचर्स आपके यूनिट 3 में हैं। देन ब्रॉन्जेस एंड आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। सो सेम जो अर्लियर आपका 3rd यूनिट था ना, उसी को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 3rd एंड 4th। इंट्रोडक्शन टू इंडियन ब्रॉन्जेस, मेथड ऑफ कास्टिंग दैट इज सॉलिड एंड हॉलो कास्टिंग, दोनों तरीक़ों से। स्टडी एंड एप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन ब्रॉन्ज, नटराज। अर्लियर उमा भी थी यहाँ पे, वो फिर से उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, तो जस्ट 1 स्कल्पचर इज ब्रॉन्ज स्कल्पचर इज देयर दैट इज़ नटराज। एंड आर्किटेक्चर के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन है
and just two architecture monuments are there, Qutub Minar and Gol Gumbad of Bijapur. So ये आपका टर्म 1 और टर्म 2 का थ्योरी का सिलेबस है. अब हम आए प्रैक्टिकल पार्ट पे. सो प्रैक्टिकल आप लोग देखिए बच्चा, हमारा 35 मार्क्स का हर टर्म में प्रैक्टिकल होगा. टर्म 1 35, टर्म 2 35, जिसमें से 25 मार्क्स का आपका ऑन द स्पॉट पेपर होगा और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट इज़ देयर. इंटरनल असेसमेंट मीन्स पोर्टफोलियो असेसमेंट. जैसे यहाँ पे दे हैव मेंशन्ड, पोर्टफोलियो असेसमेंट का मतलब होता है कि जो आपका सेशनल वर्क है, जो आपके टीचर्स ने आपको वर्क करवाया है, उसका चेकिंग. और पेंटिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनका फर्स्ट टर्म में पेपर होगा पेंटिंग कॉम्पोजिशन का. अब ये डिज़ाइन के ऊपर आपको डाला जा सकता है, मतलब कुछ भी फॉर्म आपकी कलर और ड्राइंग की नॉलेज के बेसिस पे आपको वो क्वेश्चन डाल सकते हैं. सिंपल एक्सरसाइजेज ऑफ द बेसिक डिज़ाइन इन वेरिएशन ऑफ ज्योमेट्रिक एंड रिदमिक शेप्स इन ज्योमेट्रिकल एंड डेकोरेटिव डिज़ाइंस एंड कलर्स टू अंडरस्टैंड डिज़ाइन एज ऑर्गेनाइज्ड विजुअल अरेंजमेंट. कोई डिज़ाइनिंग शीट आ सकती है, कोई आपको जनरल कार्ड मेकिंग आ सकता है, कुछ भी जिस तरह से आपके टीचर्स ने आपको कलर और लाइंस का स्टडी कराया होगा. देन द सेकेंड पार्ट इज़ द स्केचेस फ्रॉम लाइफ एंड नेचर. अब इसमें आपको पेंसिल शेडिंग आएगा. 10 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर है जो कलर वाला है, और 15 मार्क्स का आपका पेंसिल शेडिंग का पेपर है जिसमें से आपको कोई भी स्केच बनाने को आ जाएगा. सो टोटलिटी में हमारा हुआ 25 मार्क्स का ये, 10 मार्क्स का हमारा पोर्टफोलियो असेसमेंट एंड 15 मार्क्स की हमारी थ्योरी का पेपर. सो टोटल 50 मार्क्स. नाउ टर्म 2 प्रैक्टिकल. नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी means still life study. Study of 2 or 3 natural and geometric forms in pencil with light and shade from a fixed point of view. कोई भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स आपके सामने रखी जाएंगी, चाहे वो नेचुरल हो, मैन मेड हो, कुछ भी. सो 3 आपकी फॉर्म्स रहेंगी. वो चाहे प्लांट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं, फ्लावर हो सकता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स भी हो सकती हैं. सो वो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाइट एंड शेड उनका पेंसिल शेडिंग में करना है. वो पेपर आपका 25 मार्क्स का. एंड अगेन पोर्टफोलियो असेसमेंट इज़ फॉर 10 मार्क्स. नेक्स्ट आए अब हम कमर्शियल आर्ट्स के स्टूडेंट्स पर जिन्होंने कमर्शियल आर्ट ऑप्ट करा है फाइन आर्ट्स के अंडर. सो फर्स्ट पेपर उनका जो 25 मार्क्स का है वो है ड्राइंग फ्रॉम स्टिल लाइफ एंड नेचर. जो अभी पीछे मैंने बोला जो पेंटिंग के स्टूडेंट्स को है कि फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको या तो स्टिल लाइफ बनाने को कहा जाएगा या फिर कोई लैंडस्केप या कोई नेचर स्टडी. ठीक है. मीडियम होगा पेंसिल, मोनोक्रोम और कलर. जो आपको मीडियम इधर पेंसिल शेडिंग भी हो सकता है, मोनोक्रोमैटिक कलर्स भी हो सकता है, मीन सिंगल कलर के साथ आपको पूरा सीन बनाना. और पोर्टफोलियो असेसमेंट हो गया 10 मार्क्स का. सो 25 मार्क्स का आपका ये सिंगल पेपर, 10 मार्क्स का आपका पोर्टफोलियो असेसमेंट. देन कमर्शियल आर्ट टर्म 2 लेटरिंग एंड लेआउट. अब यहाँ लेआउट का आपका पेपर होगा. ये आपको ऑब्वियसली पहले कराया गया होगा सेशन में, और उस पर आपको एक पेपर जैसे कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा किसी ऐड के ऊपर, किसी कंपनी के ऊपर. सो आपको उसका लेआउट डिज़ाइन करना है. सो लेआउट में 2 चीज़ें मैटर करेंगी. एक तो आपका डिज़ाइन और दूसरा आपकी लेटरिंग कि जो आप फॉन्ट उसमें लिख के जा रहे हो या करके जा रहे हो. सो 25 मार्क्स का वो आपका पेपर है. हो सकता है आपके टीचर आपको सिंगल लेआउट ही दे दें या फिर इन दोनों का पेपर अलग अलग लें. सो कुछ भी पॉसिबल है. पोर्टफोलियो असेसमेंट इज़ फॉर 10 मार्क्स. देन ग्राफिक्स जिन्होंने ऑप्ट करा है उनका फर्स्ट पेपर जो होगा टर्म 1 में रिलीफ प्रिंटिंग थ्रू लिनो कट, वुड कट और पेपर कार्डबोर्ड. तो इसमें जो भी मीडियम आपको आपके स्कूल ने करवाया है पेपर भी उसी मीडियम में आपका होगा और वो पेपर 25 मार्क्स का होगा. सेम वे आपका भी पोर्टफोलियो 10 मार्क्स का है कि जो सेशनल वर्क है आपका जो पहले 6 महीने में टीचर्स ने आपको करवाया है. देन ग्राफिक्स टर्म 2 अगेन सेम पेपर. हो सकता है आपका मीडियम बदला हो या टीचर्स ने आपको अगर फर्स्ट टर्म में लिनो कट कराया है तो इस बारी पेपर कार्डबोर्ड कराया होगा. तो जिस मीडियम में उन्होंने कराया है सेम उसी मीडियम में आपका पेपर होगा. आपको टॉपिक दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको ये काम करना है, ग्राफिक प्रिंट लेना है. एंड पोर्टफोलियो असेसमेंट इज़ फॉर 10 मार्क्स.
नेक्स्ट जो है वो स्कल्पचर्स के स्टूडेंट्स। स्कल्पचर में आपको कोई भी एक स्कल्पचर बनाना है और मॉडलिंग इन रिलीफ इन क्ले और प्लास्टर ऑफ पेरिस, दोनों में से कोई भी मीडियम, और कोई सब्जेक्ट दे दिया जाएगा आपको भी, चाहे वो लाइफ रहे चाहे वो नेचर रहे, होता इजी ही है। जो भी आपके स्कूल में कराया गया है, टीचर्स ने पहले आपको प्रिपेयर कराया होगा, उसी में से ही आएगा। सो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमें पेपर में ऐसा टॉपिक डाल दिया जाए जो हमने करा ही नहीं या स्टूडेंट्स ने टच ही नहीं करा होता। सो 25 मार्क्स का आपका पेपर है प्रैक्टिकल एंड 10 मार्क्स का आपका भी पोर्टफोलियो असेसमेंट। सेम वे इन टर्म 2, सेम प्रैक्टिकल मॉडलिंग इन राउंड इन क्ले और प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगेन द थीम लाइफ एंड नेचर, 25 मार्क्स एंड पोर्टफोलियो असेसमेंट 10 मार्क्स। ये हो गई हमारे प्रैक्टिकल की बात। थ्योरी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अब आप एक बात समझें, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं जाके, जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको कौन सी चीज़ें प्रैक्टिकल के पेपर में ध्यान रखती हैं, या फिर आप देखें कि आपका टीचर या इवैल्यूएशन प्रोसेस जो होता है वो किस बेसिस पे होता है, और ये इवैल्यूएशन प्रोसेस आपको +2 में जाके भी काम आएगा। सो देखें, इवैल्यूएशन गाइडलाइंस ये हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे पेंटिंग कर रहे हैं तो अगर आप उसमें कोई डिज़ाइनिंग शीट बना रहे हैं या स्टिल लाइफ कर रहे हैं या लेआउट बना रहे हैं, जो भी, सो आपका ड्राइंग में आपका पर्सपेक्टिव, ड्राइंग में आपका प्रोपोर्शन, रादर आई वुड से इंटरनल प्रोपोर्शन ऑल्सो, सो वो मैटर करता है। वो प्रॉपर एंगल्स आपके सही होने चाहिए, क्लैरिटी ऑफ लाइंस होना चाहिए, वो आपका वेटेज रहेगा 10 मार्क्स का आउट ऑफ 25। एंड ट्रीटमेंट ऑफ मीडिया एंड कलर, अगर तो जिस पेपर में कलर है तो कलर्स के मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग आप कहें, एंड ओवरऑल इम्प्रेशन, ये रादर दोनों चीज़ें इकट्ठी ही इवैल्यूएट होती हैं, ओवरऑल इम्प्रेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मीडिया एंड कलर। ऑब्वियसली आप अच्छा बनाएंगे तो उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग अच्छा होगा तो अपने आप शीट इंप्रेसिव दिखता है। सो उसका 15 मार्क्स का वेटेज है। सो इस हिसाब से टोटलिटी हमारी 25 मार्क्स की होती है। तो अगर आप जैसे स्टिल लाइफ कर रहे हैं तो अगेन आपका एंगल व्यू 10 मार्क्स का, कलर्स तो उसमें है नहीं, आपको पेंसिल कलर्स में ही शेडिंग देना है, तो उसमें वो लाइट एंड शेड देखेंगे इसमें कि आपने कैसे लाइट थ्रो करी है, और उसके बाद ओवरऑल आपका शीट बैलेंस्ड है नहीं है, कलर अच्छे से या कलर नहीं सॉरी शेड अच्छे से लगाया है या नहीं लगाया है, सो उस बेसिस पे। सो इस तरह से आपने इवन +2 में भी ध्यान रखना है जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस एंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड स्टिल अगर किसी स्टूडेंट के मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक। थैंक यू।